पहली बात आजमगढ़ की, वहां पर नगर पंचायत जहानागंज के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की तैयारी है और ये तैयारी है पप्पू खान की। रैली में उनके देश विरोधी नारे लगाए गए। बहुजन समाज पार्टी की बैठक के बाद वो गलियों से गुजर रहे थे और तभी देश विरोधी नारे लगाए गए। बड़ी बात यह है कि आगे आगे नेताजी चल रहे थे और वहीं पीछे पार्टी का झंडा लिए उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी देश विरोधी नारेबाजी रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चेयरमैन पद के उम्मीदवार और उनके समर्थक को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस वीडियो के आधार पर अब देश विरोधी नारे लगाने वालों की तलाश में जुट गई है। कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की शिकायत कुछ लोगों के द्वारा की गई है। इस वीडियो का अध्ययन किया गया। जो दो लोग हैं जिसके समर्थन में आयोजन किया जा रहा था, प्रत्याशी पप्पू खान और नारा लगाने वाला खुर्शीद अहमद पुत्र शिबली पहलवान, जो वहीं पश्चिम जहानागंज का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। तो देखा आपने पुलिस अधिकारी की बाइट, कैसे उन्होंने हिरासत में लेने की बात कही अपने वक्तव्य में। आगे बढ़ते हैं। यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद्द होने की खबर आ रही है। बड़ी अपडेट आपको दे दें। खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता स्वतः रद्द हो गई थी जब उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अब उनकी सीट को वेकेंट यानी खाली घोषित कर दिया गया है। कवाल कांड में विक्रम सैनी को सजा मिली थी 2 साल की और उसके बाद उनकी खतौली सीट जो है विधानसभा की, उसको रिक्त घोषित कर दिया गया है। स्वतः ही सदस्यता रद्द हो जाती है अगर किसी जनप्रतिनिधि को, किसी सिटिंग जनप्रतिनिधि को कोई कोर्ट, कोई सक्षम कोर्ट 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाता है। तो अब तक इस प्रकरण में जो हुआ है हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हत्या हुई थी और गौरव और सचिन नाम के 2 युवकों की हत्या हुई थी। विक्रम सैनी को 2 साल की सजा इसी मामले में हुई और जुर्माना भी लगा। सदस्यता रद्द करने को लेकर जयंत चौधरी ने चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि आजम खां की सदस्यता रद्द हुई, लेकिन इस मामले में क्या हुआ। और अब खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। यह है अब तक का घटनाक्रम इस सारे प्रकरण में। विधायक की सदस्यता रद्द, खतौली सीट वेकेंट यानी रिक्त घोषित। आगे बढ़ते हमीरपुर से खबर है। भाजपा के पूर्व विधायक अशोक चंदेल को उम्र कैद की खबर आ रही है। सामूहिक हत्याकांड में अशोक चंदेल के साथ साथ 8 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की हत्या के मामले में यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अशोक चंदेल सहित 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बड़ी खबर, 5 लोगों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अशोक चंदेल सहित 10 को उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट ने सुनाई थी। सदर कोतवाली इलाके में 28 साल पहले यह घटना हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला। बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट। गोरखपुर के डॉक्टर अभिषेक यादव की संपत्ति कुर्क कर ली गई। राज नर्सिंग होम और पैरामेडिकल कॉलेज कुर्क किया गया है। एसपी सिटी की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क किया गया। फर्जी मान्यता पर नर्सिंग कॉलेज चलाने के मामले में अभिषेक यादव की करीब 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने का अनुमान है। अभिषेक समेत 7 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से। फर्जी मान्यता पर नर्सिंग कॉलेज चलाने के मामले हैं। अभिषेक यादव के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति होने का अनुमान। एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज़्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज जिले में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में 2 दिन पहले दर्ज हुई एफआईआर के बाद
आप नेता पशुपतिनाथ गुप्ता एक और विवाद में घिर गए। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश भर के लाइनमैन पैसा लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिले भर के बिजली कर्मियों में इस बात पर भारी गुस्सा है और अब आप नेता के खिलाफ FIR और इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वीडियो इसी 22 अक्टूबर का बताया जा रहा है। अरे ये तो समस्या आम है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। सारे लाइनमैन पैसा लेते हैं, सारे व्यापारी अपना काम तत्काल कराने के चक्कर में दे भी देते हैं, दो भैया काम कराओ, काम अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, 300 जाएगा हम 600 कमा लेंगे। अरे ये तो समस्या आम है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। सारे लाइनमैन पैसा लेते हैं, सारे व्यापारी अपना काम तत्काल कराने के चक्कर में दे भी देते हैं, दो भैया काम कराओ, काम अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, 300 जाएगा हम 600 कमा लेंगे। अरे ये तो समस्या आम है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। यही बयान था। आगे बढ़ते हैं। मेरठ निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का प्रस्ताव आज शासन को भेज दिया जाएगा। मेरठ नगर निगम में आरक्षण का प्रारूप क्या होगा, इसे लेकर भावी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कुछ लोग खुद को पहले ही मैदान से बाहर मानते हैं और कुछ वार्ड बदलकर मैदान में फिर से उतरने की तैयारी में। वहीं मेरठ नगर निगम क्षेत्र के 1 लाख नए वोटर्स निकाय चुनाव के नतीजों में बड़े बदलाव की कहानी लिख सकते हैं। वार्ड्स के आरक्षण पर तस्वीर 1-2 दिनों में साफ हो सकती है और ऐसे में मेरठ नगर निगम चुनाव इस बार वार्ड्स के आरक्षण और 1 लाख नए वोटर्स की ही हर तरफ चर्चा हो रही है और नए वोटर्स पर हर कोई अपना अपना दावा भी ठोक रहा है। तो ये बड़ी खबर, मेरठ नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। मेरठ शहर में किसकी सरकार बनेगी, अब सबको इसी बात का इंतजार। शहर की सरकार में शामिल होने का किसका सपना पूरा होगा, अब ये वहां पर प्रश्न। किसका सपना वहां पर पूरा होगा, किसका अधूरा रह जाएगा। रंजन शर्मा है, यहाँ उपाध्यक्ष भी हैं। रंजन जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई सीट OBC होगी, कोई SC होगी, कोई जनरल होगी, तमाम इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, तो उसके बीच कैसे आप देख पा रहे हैं नगर निकाय चुनाव? देखिए, आरक्षण जो है नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं और तो कोई कर नहीं रहा। और ये अभी करीब करीब सबको पता भी है कि कौन सी सीटें हो रही हैं। ये तो इन्हीं के हाथ में, ही नहीं करना कि किसे हटाना है किसे लगाना है, इन्हें सब पता अधिकारियों को। और 1 लाख के करीब वोट बढ़ी हैं और मैं समझता हूँ कि अगर सही से अभी भी सत्यापन होगा तो 1 लाख वोट के करीब और बढ़ जाएंगी। लेकिन ये अभी सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो जितने भी पार्षद हैं, जो मौजूदा पार्षद हैं, मैं समझता हूँ कि 99% पार्षद चुनाव लड़ेंगे और अगर सीट नहीं आई तो भैया उसमें तो कुछ कहा नहीं जाता, तो नए पार्षद प्रत्याशी आएंगे। अच्छा, नए पार्षद प्रत्याशी आएंगे। एहसान अंसारी साहब हैं। एहसान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि 1 लाख वोट बढ़ी हैं, आपको नहीं लगता हर सीट पर कुछ ना कुछ वोट बढ़ी हैं और कहीं आरक्षण की वजह से सीट बदल भी सकती है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बदलेंगी? नहीं बदलेंगी, लेकिन ये जो है सब अपना ही, जैसे मनचाही सरकार जो चाह रही है ना, वो काम करने जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें आ जाएं और ये सब पिछड़ जाएं और 2024 के चुनाव में हम आगे निकल जाएं। सविता गुर्जर जी पार्षद हैं, आप ये बताइए, कुछ पता लगा कि सीट बदल रही है या वही रहे? हाँ, पता लगा है कि सीट बदल रही है भाई, लेकिन जब जैसा होगा, जो प्रस्तावित होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और वोट बढ़ने वाला मैटर तो ये है कि अगर सही तरीके से बनवाई जाए, ये तो 2011 की जनगणना के आधार पर वोट बढ़ रही हैं, वरना 2021 की जो जनगणना होती वो चलो कोरोना की वजह से या किसी भी तरह से नहीं हो पाई, तो वोट तो बहुत बढ़ती। अब इसके बाद देखते हैं क्या सपने संजो रखे थे सब प्रत्याशियों ने, क्या होंगे, किसके होंगे पूरे और किसके जाएंगे, वो तो सीट के परिसीमन के आधार पर कहा जाता है। परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं। रंगीता जी, इनसे बात कर लेते हैं। परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं कह रहे हैं, वैसे क्या तैयारी पूरी कर रखी है? हाँ जी, तैयारी पूरी है। और मेरे वार्ड में तो जैसे BLO वगैरह डोर टू डोर वोट बना रहे हैं। मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब घर घर जाके वोट बन रही हैं और जो हो रहा है वो सही हो रहा है।
जो होगा अच्छा है, देखो तैयारी पूरी है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, लेकिन वोट बढ़ने से कोई धड़कन तो नहीं बढ़ी? नहीं, वोट बढ़ेगी तो अच्छा है, लोग जब जाएंगे जब तो वोट डालेंगे, जब बनेंगी तो वोट डलेंगी भी, कोई नहीं, बढ़ने दो। तमाम पार्षदों की आपने बातें सुनी, सीधा ही आरोप लगा रहे हैं चूंकि वो मजबूत हैं यहाँ पर और नगर निगम के सदन में तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि उनके वार्ड में जो आरक्षण है वो दूसरी तरीके से कर दिया गया ताकि वो चुनाव न लड़ पाएं। हालांकि ये आरोपों में कितना दम है, इस तरह के आरोप तो जब राजनीति चलती है तो तमाम इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, नगर निगम में ये जो नया आरक्षण लागू होगा उसके बाद कई लोगों का चुनाव लड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा, जबकि कई का पूरा हो जाएगा। लेकिन 1 लाख वोट किसकी बड़ी हैं, इसको लेकर सभी थोड़े से टेंशन में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अपडेट है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार गंभीर हो गई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी जांच के आदेश हैं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। एक हाई लेवल कमेटी गठित होगी, वही इस मामले की जांच करेगी और ये कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्री जी को सौंपेगी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 जिलों में डेंगू के मामले लगातार बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं इसका पता लगाया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों में एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा और जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डेंगू को लेकर गंभीर सरकार। हमने पूरे सिस्टम की समीक्षा की है और ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। डेंगू क्यों पनपा, इसके हमने जांच के आदेश दिए हैं इन 4 जनपदों में और हमारे पास जैसे रिपोर्ट आएगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमने मोबाइल चिकित्सालय रवाना किए हैं। आज से चलेंगी 4 गाड़ियां जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज करेंगी। अभी हमारी जानकारी में रिकॉर्ड में 54 मरीज अस्पताल में हैं और 24 मरीज हमारे पास घरों पर इलाज करा रहे हैं। उनको किसी भी स्थिति में हम स्वस्थ करके सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात कही वो आपने देखी। डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में वहां के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त पेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में फिर से कड़ा रुख अख्तियार किया है। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश है हाईकोर्ट की तरफ से। सभी वार्ड में कमेटी गठित कर मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश है। हाईकोर्ट सख्त पिछली सुनवाई में भी था, इस बार भी नजर आया, फिर से आगे सुनवाई करेगा। कुछ दिनों का वक्त दिया गया है अधिकारियों को और आज भी जिलाधिकारी और सीएमओ की पेशी हुई, उन्होंने रिपोर्ट रखी और उसके बाद लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश हैं कोर्ट की तरफ से। बड़ी बातें कोर्ट की आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने का सख्त निर्देश, सभी वार्ड्स में कमेटी गठित करके मॉनिटरिंग करने का निर्देश, वार्डवार यानी हर वार्ड में हालात की समीक्षा करें अधिकारी, इसका भी निर्देश और फॉगिंग के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। अगले 5 दिनों में हालात सुधारने के निर्देश हैं कोर्ट की तरफ से। इधर संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर अफसरों को फटकार लगा चुका है। कोर्ट की फटकार के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद प्रयागराज आकर हालात की समीक्षा की। अफसरों को ग्राउंड जीरो पर जाकर सक्रियता के साथ काम करने की हिदायत दी गई। ग्राउंड जीरो पर उनका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रयागराज में सरकारी अमला कितना मुस्तैद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सर्किट हाउस में जहाँ पर रोजाना दर्जनों वीवीआईपी आते हैं, वहाँ के पोर्टिको के खराब पड़े फाउंटेन में हफ्तों से गंदा पानी भरा हुआ है। फाउंटेन में ढेरों मच्छर मौजूद हैं। तमाम लोगों ने पान मसाले और पानी की खाली बोतलें भी इसमें फेंक रखी हैं और यहाँ पर गंदगी है। ये सर्किट हाउस की तस्वीर।
संगम नगरी प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई जिम्मेदार लोग प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, हम उससे रूबरू कराते हैं आपको। ये इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सर्किट हाउस में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मुख्य पोर्टिको है उसके सामने जिस गाड़ी पर बैठ रहे हैं, और देखिए एक फाउंटेन है, फाउंटेन में गंदा पानी जमा है, पिछले कई दिनों से पानी जमा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मच्छर जमा है और यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं है। तो सर्किट हाउस जहाँ रोजाना दर्जनों की संख्या में वीआईपी आते हैं, जहाँ सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद यहाँ पर मौजूद है और उनकी गाड़ी के ठीक बगल में ये जो फाउंटेन है वहाँ पर गंदा पानी जमा है, यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रयागराज शहर में साफ सफाई के, एंटी लार्वा के छिड़काव के इंतजाम किस तरीके से किए जाते होंगे। जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर जो है ये इस बात के लिए साफ संकेत करती है कि जो भी कवायद है वो सारी की सारी कवायद सरकारी फाइलों तक ही सीमित है और ग्राउंड जीरो पर कहीं कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और अफसरों को कड़ी फटकार लगानी पड़ी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और प्रयागराज के सर्किट हाउस में फाउंटेन में मच्छर मिलने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो कड़े कदम उठा रहे हैं। अभी आपने बताया है, लोगों का ध्यान हो सकता न गया हो, लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। दरअसल ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है। जब तक जन नहीं जुटेगा, और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगी ना, ऐसे ही डेंगू को हम समाप्त करेंगे। इगास पर्व पर अमित शाह और अनिल बलूनी दोनों नेताओं ने बधाई दी है। लिखा है, पर्व सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। बड़ी अपडेट। इगास वाल ये पर्व और ये बड़ा पर्व पूरी दीपावली। लिखा, पर्व सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बधाई दी। उत्तराखंड की संस्कृति, परिवेश, इतिहास और अनेक किंवदंतियों को अपने में समेटे हुए पावन लोक पर्व इगास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसको कोट करते हुए बधाई दी गृह मंत्री अमित शाह ने। उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों को इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। देवभूमि उत्तराखंड के समृद्ध संस्कृति, सभ्यता तथा लोक कला को समर्पित ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति का संचार करे। एक बड़ी अपडेट। मेरठ में आवास विकास परिषद ऑफिस पर आवंटियों ने ताला जड़ दिया। अधिकारियों को आवंटियों ने किया है ऑफिस में कैद और प्लाट का आवंटन होने के बाद भी कब्जा न मिलने से परेशान हैं लोग। मेन गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए हैं ये लोग और कई सालों से परेशान है ये आवंटी। किसान और आवास विकास परिषद के बीच विवाद चल रहा है। ये बड़ी खबर। मेन गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए हैं प्लॉट मालिक। किसान और आवास विकास परिषद के बीच विवाद चल रहा है। अधिकारियों को आवंटियों ने ऑफिस में ही कैद कर दिया है। बड़ी खबर। मेरठ में आवास विकास परिषद के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। प्लाट का आवंटन होने के बाद भी कब्जा न मिलने से परेशान हैं लोग। मेन गेट पर ताला डाल दिया है। अधिकारियों को उनके ऑफिस के अंदर ही कैद कर दिया है। गुस्से में आए आवंटियों ने। इधर बरेली में सास को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। उतारने वाले 25,000 के इनामी दामाद को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। पिछले लंबे समय से पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन कातिल दामाद पुलिस को चकमा देकर हर बार फरार हो जाता था। इस बार सर्विलांस की मदद से इज्जत नगर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसे पकड़ने में 1.25 महीने का वक्त लगा। दरअसल मनी सक्सेना का अपने पति मनमोहन से लंबे समय से विवाद चल रहा था। मनी ने अपने पति पर कई मुकदमे भी दर्ज करवाए थे और इसके बाद मनमोहन अपनी सास और पत्नी से दुश्मनी मानने लगा था। 25 सितंबर को मनमोहन और उसकी पत्नी को इज्जत नगर थाने बुलाया गया। दोनों पक्ष थाने पहुंचे। लौटते वक्त इज्जत नगर थाना इलाके में मौजूद फ्लाईओवर पर
मनमोहन सिंह ने अपनी सास की बाइक को टक्कर मार दी। सास नीलम की इसमें मौत हो गई। थाना क्षेत्र इज्जतनगर में अपराध संख्या 844/22 पंजीकृत हुआ था, मर्डर केस था। उसमें मनमोहन जय मुख्य अभियुक्त हैं। इन्होंने कार से टक्कर मारी थी और इनकी सास केस में डेथ हो गई थी। जब मुकदमा पंजीकृत हुआ था तब से फरार चल रहे हैं और 302 में वांछित थे, आज पकड़ा गया। एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वहां पर दबंगों ने कार में आग लगा दी है। हालांकि बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और इस दौरान कार के बगल में खड़ी एक एम्बुलेंस भी जल गई। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़ित कार मालिक ने पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप लगाया। साथ साथ पीड़ित की माने तो पार्किंग के विवाद में दबंगों ने उसकी कार में आग लगाई। घटना भेलूपुर थाना इलाके के श्रीराम नगर कॉलोनी की। बड़ी खबर वाराणसी से। पार्किंग के विवाद में कार को आग के हवाले किया गया है वाराणसी में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।